Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. आज है 19 सितंबर 2021 और आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो न्यूज़ दे रखी है दैट इज अमरिंदर क्वेट्स एमिट। ये क्या दे रखी है कि जो कांग्रेस की पार्टी जो पंजाब में चल रही है उसके अंदर जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह, इन्होंने क्या किया है अपने पास गवर्नर को अपनी जो रेजिग्नेशन लेटर है वो यहाँ पर दे दिया है। यानी अब ये सीएम पद से रिजाइन दे रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक नए सीएम जो है वो यहाँ पर आएंगे और ये कहा जा रहा है कि जो सुनील जंकर है इनको थोड़ा सा रनअप में देखा जा रहा है कि हो सकता है कि इनको सीएम यहाँ का बनाया जाए। आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा हो कि इन्होंने रेजिग्नेशन क्यों दिया। दोस्तों जो इनके द्वारा भी चीज़ें बताई गई उनके हिसाब से ये है कि इनको विपक्षी पार्टी से बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इनकी पॉलिसीज़ वगैरह को लेकर, जिनसे काफ़ी परेशान आ चुके हैं, जिसके चलते इन्होंने क्या दे दिया है, रिज़ाइन दे दिया है। इवन अपोजिशन ही नहीं बल्कि इनकी खुद की पार्टी की तरफ से भी इनको कोई अच्छा खासा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर सोनिया गांधी के द्वारा इनको क्या कर दिया गया बोलकर इनको हटाने की यहाँ पर अपील की गई है। अब ये जो मैटर है ये मैंने आपको क्यों आज डिस्कस किया, बिकॉज यहाँ पर ना मैंने आपको याद होगा कुछ टाइम पहले सीएम को किस तरह से अपॉइंट किया जाता है, किसको ये पावर होती है, सीएम को क्या क्या पावर्स मिलती हैं, जो हमारा इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन है उसके अंदर में कुछ टाइम पहले इस न्यूज़ को जो है यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग छोटी सी न्यूज़ आई थी तो मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको बता दूं ये न्यूज़ मैंने कहाँ डिस्कस की थी, याद है भूपेंद्र सिंह यादव जो गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, उस टाइम पर जो आर्टिकल आया था मैंने आपको उसमें बताया था कि सीएम जो है वो किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर छोटी सी न्यूज़ थी। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे अगर हम चलेंगे तो ये तो थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट है। यहाँ पर ना एक लोकल लेवल की न्यूज़ है बट मेरा डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि जो दिल्ली है, दिल्ली में नजफगढ़ एक इलाका है, वहाँ पर एक जो धासा बस स्टैंड है वहाँ तक ग्रीन लाइन मेट्रो स्टेशन को और एक्सटेंड कर दिया गया है और जो कि कल से शुरू हो गई थी। कल इसने पहली बार जो है अपना रनअप लेना शुरू किया था। अब आपके मन में क्वेश्चन है सर ये लोकल लेवल की न्यूज़ आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो। देखो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये लोकल लेवल की न्यूज़ है नो डाउट, बट यहाँ से आपको एक समझने वाली चीज़ निकल के आएगी दैट इज़ कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होता है तो उसके क्या फ़ायदे पहुँचते हैं और ये हमारी इकॉनमी के लिए क्या बेनिफिशियल होता है। देखो यहाँ पर मैं दिल्ली की बात नहीं बल्कि एक मेट्रो प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। जैसा आप जानते हैं हमारे कई जगहों पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इवन यूपी में भी है, बट यूपी के जो लखनऊ उसमें पूरे रीजन में मेट्रो छाई हुई नहीं है। जहाँ पर पूरे रीजन में छाई थी उसको हम मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा देते हैं। अब क्या होता है कि मेट्रो के आ जाने से ना रोजगार बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, देखो सबसे पहली बात तो ये कि मेट्रो के आ जाने से जो मूवमेंटम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और आपको मैं दिल्ली की बात बताऊं, दिल्ली के जो लोग हैं वो गुड़गांव में भी यानी हरियाणा में भी जॉब कर पाते हैं, यूपी के नोएडा में जॉब कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेट्रो, क्योंकि मेट्रो ने 1 से 1.5 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचा देती है और आराम से पहुँच जाते हैं, जिससे कि उनका जो जॉब की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई। तो जो मूवमेंटम है वो इनका इंक्रीज़ हो गया। नंबर टू, इससे कॉस्ट हमारी कम हो जाती है क्योंकि सेम चीज़ अगर आप बाहर व्हीकल पे करोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, मेट्रो में वही चीज़ आपको सस्ती पड़ेगी। नंबर थ्री, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होता है जिससे आसपास की शॉप्स को, आसपास के मकानों को एक अच्छी वैल्यूशन मिल जाती है। नंबर फोर, इससे रोजगार बढ़ता है। रोजगार कैसे बढ़ता है कि जब मेट्रो का प्रोजेक्ट बनेगा तो बनाते टाइम भी हमें लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बन जाने के बाद टेक्निकल स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ेगी और नॉन टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। और इस मेट्रो स्टेशन के बाहर क्या होता है, कई सारे जो रेडी वाले होते हैं वो खड़े होते हैं बिकॉज उन्हें एक अच्छा क्राउड मिल जाता है वहाँ के लोगों का, तो हर इंसान को रोजगार मिल जाता है। तो देखो बेसिकली मैंने ये आर्टिकल क्यों उठाया, बिकॉज मैं आपको ये समझा पाऊँ कि कोई भी इकॉनमी के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है वो बनता है तो इससे इकॉनमी को हमेशा फ़ायदा ही पहुंचता है। हाँ नेगेटिविटी पहुंचती है नो डाउट कि इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, बट हमारी इंडिया ने इस मेट्रो को जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला हुआ है। वो ये कि इनके खुद के पावर प्लांट है, इनके जो ग्रिड सिस्टम है वो कोई BSES या यमुना पावर लिमिटेड या किसी और जो लोकल स्टेट लेवल की जो होती है उनसे टाइप नहीं होता, बल्कि ये खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है। ये किसी पर्टिकुलरली कंपनी को ठेका दे देती है और वो इनको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता है। तो इसका नेगेटिव पॉइंट सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ जाती है बिकॉज ये फ्यूल और उन सबसे तो चलती नहीं है, बाकी सब इसके पॉजिटिव पॉइंट है। अब देखो मेट्रो जब चलती है तो इससे कोई धुआं नहीं निकलता क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो धुआं नहीं निकलता, इस वजह से जो पॉल्यूशन है वो नहीं फैलता। दूसरी बात, अगर ये मेट्रो ना होती तो हर इंसान अपना व्हीकल लेकर जाता, तो इससे पेट्रोल की डिमांड बढ़ती, सप्लाई नहीं है तो प्राइस बढ़ते पेट्रोल के और भी ज़्यादा। अभी तो बढ़े ही है, ये और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो पॉल्यूशन लेवल है वो इंक्रीज होता है। जो मेट्रो जो है उस चीज़ को क्या कर देती है, एक हद तक कम कर देती है। तो मुझे लगता है जैसा ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अभी मेट्रो कंपनी जो कर रही है, ये आने वाले टाइम के अंदर पूरे देश के 28 राज्यों
पे फैल जाएगा। लेकिन बात यह है कि कहाँ ज़रूरत इसकी ज़्यादा है, वहाँ पर सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा एक छोटा क्वेश्चन आपसे है, वो छोटा क्वेश्चन क्या है आपसे, ये बताओ कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है। याद करो जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 7, उसके अंदर मैंने बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप क्या होता है। तो देखते हैं कौन रमेश सिंह को सीरियसली पढ़ रहा है और वो उसका आंसर दे पाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर इस पेज पर भी कोई न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर एक न्यूज़ आती है सिटी लेवल पे, गवर्नमेंट स्कूल हेल्प पेरेंट्स बैटल कोविड-19 क्रंच। अब क्या है ये, सुनो। देखो आप जानते हैं कि आजकल पिछले 1.5-2 सालों से स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे थे, बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो रुकी हुई थी, और डॉक्टर ने सर्वे किया तो ये पाया कि बच्चों की मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी बिगड़ गई है। देखो एक होता है फिजिकल हेल्थ बिगड़ना, जिसमें सामने नज़र आता है कि इसको फीवर है या पैर हाथ में कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी है, बट मेंटल हेल्थ को हर कोई आइडेंटिफाई नहीं करवा पाता। बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कायोटिक होने लगते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं चीज़ों को लेकर कि हमें ये करना है, जबकि वो चीज़ें गलत होती हैं। सोशली अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक मेंटल प्रेशर डालती है, मेंटल एबिलिटी को ख़त्म कर देती है, पूरी तरह से सोचने की क्षमता खत्म कर देती है, पूरी तरह से डिपेंडेंट बना लेती है अपने ऊपर। तो ये चीज़ें देखी जा रही थी। बट अभी जब से कोविड-19 का थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है वो सही हुआ, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमने अपना बढ़ाया, रैंप अप किया, तब से स्कूल्स को ओपन किया जाने लगा। और कहा जा रहा है कि अगर स्कूल्स ओपन हो जाएंगे तो इससे बच्चों का जो मानसिक विकास है उसमें एक बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। ये बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ है। और यहाँ पर आप स्कूल्स में देख रहे हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो स्कूल में अपनी जा रही हैं, और ये बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि घर में बैठ के पढ़ाई नहीं हो सकती, एक लिमिट तक हो सकती है। उसके बाद आपको जब तक आप पीर रिव्यू नहीं करोगे, पीर मैकेनिज्म अप्लाई नहीं करो, पीर का मतलब होता है कि आपस में बातचीत करके ग्रुप डिस्कशन नहीं करोगे, तब तक आपकी मेंटल हेल्थ एबिलिटी जो है वो हमेशा क्या रहेगी, डाउन रहेगी। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखते हैं कब तक स्कूल और खुले रहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर थर्ड वेव आई तो इसी स्कूल को सबसे पहले बंद किया रहा है, क्योंकि बच्चों से कोविड फैलने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। बिकॉज बच्चे 2 गज दूरी मास्क का जरूरी वाले केस नहीं समझते हैं। ठीक है, हम लोग फिर भी समझ जाते हैं, समझते तो हम भी नहीं है वैसे। ठीक है, चलिए ये थोड़ी लोकल लेवल की न्यूज़ है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो ये यहाँ पर ये जितने भी न्यूज़ है, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इन्होंने देखो 19 सितंबर 2021 को ये बताया कि 45 वर्ष 4.5 ईयर हो गए मोदी सरकार के। ठीक है, अभी 6 महीने और बचे हैं। तो इन 4.5 सालों के अंदर क्या क्या बदलाव किए, देखो किसान हित सर्वोपरि है, इन्होंने सारे अपनी स्कीम्स के बारे में बताया। दोस्तों मैं कहूँगा, देखो मैं तो ये चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो और खासतौर पे यूपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको सारी स्कीम्स मिल जाएंगी जो पिछले 4.5 सालों के अंदर मोदी सरकार ने की है, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन आपके स्टेट लेवल पर बन जाते हैं। इसलिए ये वाला पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्योंकि मैं सेंट्रल लेवल पर पूरी स्टडी करवाऊंगा, तो इसलिए मैं लोकल लेवल की न्यूज़ ज़्यादा नहीं उठाऊंगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको एक बार रीड कर लेना अगर आप यूपी का हो। अच्छा, यहाँ पर एक न्यूज़ आती है, एनआईए सीट्स इंफ्रा स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स। अभी एनआईए आप जानते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इन्होंने क्या बोला है कि देखो हम एजेंसी वाले जो काम कर रहे हैं, इसके लिए ना हमें प्रॉपर फैसिलिटी चाहिए, प्रॉपर स्पेशलाइज्ड बॉडी चाहिए जिसमें कई सारे वेरियस एक्सपर्ट्स हों। इवन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा चाहिए जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिससे हमारा काम करने का जो तौर तरीका है वो चेंज हो, उसमें एक पॉजिटिविटी नज़र आए। तो इन सब को देखते हुए जो है यहाँ पर बात की जा रही है कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा। चलो पहले मैं आपको ना एनआईए के बारे में बता दूंगा एनआईए होता क्या है। तो इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली नोट्स बनाए हुए हैं, चलो मैं आपको नोट्स से करवाता हूँ। पहले आज है हमारी 19 तारीख, और 19 तारीख में मुझे एनआईए कराना है। ये देखो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपके जीएस पेपर नंबर 2 में एक टॉपिक आता है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन, और एक और टॉपिक आता है जिसमें होता है लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड विद टेररिज्म। तो देखो बेसिकली एनआईए की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको बनाया गया था 2008 के अंदर। बाकायदा इसका एक एक्ट भी है, तो हम कह सकते हैं एनआईए इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है वो बॉडी जिसको भारत के संविधान के एक धाराओं के थ्रू या एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको बनाएगा। पार्लियामेंट का मतलब ये हुआ कि इसको पहले बिल था, बिल को हमने लोकसभा राज्यसभा में पास किया, फिर इसको एक्ट बनाया, यानी ये पूरा स्टैट्यूटरी प्रोसेस से बनाया गया है। सन 2008 में इसकी नींव रखी गई थी, और इसका जो मेन पर्पस था वो पर्पस ये था कि जो किसी भी कंट्री, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया की सॉवरेनिटी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, इंटीग्रिटी को लेकर और उसकी सिक्योरिटी को लेकर क्या करना, कंसर्न जताना। और अगर उसकी सॉवरेनिटी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर और इंटीग्रिटी को लेकर कहीं कोई दिक्कत आती है, तो ये एनआईए क्या करती है, इन्फॉर्म करने का काम करती है। ठीक है, और ये एटॉमिक और न्यूक्लियर की फैसिलिटी पर भी जो है खासा फोकस यहाँ पर करती है। और यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि आजकल जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग और मनी स्मगलिंग, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इन सब को कैसे प्रिवेंट करना है ताकि इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो बनी रहे, और ये काम किसका है,
आई का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अच्छा, अभी आपने सुना होगा कि जो सोनू सूद है उनके ऊपर एक केस चल रहा है। केस क्या चल रहा है, मतलब रेड चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों की। तो 3 दिन, आज चौथा दिन है उसमें। तो ये कहा जा रहा है कि उनके 20 करोड़ रुपए जो है ऐसे अनअकाउंटेड इनकम पाई गई है। यहाँ से मैं इस न्यूज़ को लिंक कर सकता हूँ। तो जो अनअकाउंटेड इनकम पाई है उसमें 20 करोड़ जो है ना, वो बाहर के हैं, कि बाहर से कोई ग्रांट आई, कोई डोनेशन आई, बट उसका कोई लिखित रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं किया गया है। तो अभी कुछ टाइम बाद देखना, अभी सीबीडीटी इस केस को एनआईए को सौंप देगी, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, एनआईए के पास चले जाते हैं। तो जब भी आएगा मैं तब भी बताऊँ, बट मैं एडवांस में आपको बता दे रहा हूँ कि सोनू सूद का जो केस है वो यहाँ पर रिलेट करता हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। और जो उसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसके जो ब्रांच ऑफिस है वो आपको हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कलकत्ता, रायपुर और जम्मू में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है एनआईए की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो टेररिस्ट वगैरह एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा पाई जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से उस पर हमें चीज़ों को करना है, इन सब बातों को लेकर। अब आपके मन में क्वेश्चन आओ, सर एनआईए 2008 में क्यों बनाएगी, पहले ही क्यों नहीं बना देगी? क्योंकि 2008 के अंदर मुंबई अटैक हुआ था, आपको याद होगा, जहाँ पर समुद्री रास्ते से जो अजमल आमिर का साहब है वो घुस आया था इंडिया के अंदर, और टाटा, रतन टाटा की जो होटल है ताज होटल, उसके अंदर इन्होंने कई सारे लोगों को मारा था, फॉरेनर्स भी थे उसमें, इंडियंस भी थे। तो वहाँ से हमें एक सीख मिली कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो इन सब चीज़ों पर क्या करेगी, मॉनिटरिंग करने का काम करेगी, कि कहीं कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, न्यूक्लियर एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमने एक सेपरेट एजेंसी 2008 में उस चीज़ से, उस इंसिडेंट से सीख कर हमने बनाई, और नाम क्या रखा है, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जैसे सीबीआई वगैरह होता है ना, वैसे ही एनआईए एक बड़े लेवल पे काम करता है। सीबीआई एक पर्टिकुलर एक केस को उठाती है, एनआईए पूरे भारत के लिए काम करती है। आप ऐसे समझो ये सीबीआई का भी एक बाप है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इस पर मोदी वोदी किसी का कोई राज नहीं चलेगा। इनका अपना एक स्पेशल क्या रहेगा, तरीका रहेगा, क्योंकि इनके लिए क्या किया गया, एक स्पेशल एक्ट से ये चीज़ क्या की गई है, पास की गई है। बोलो क्लियर है? चलिए दोस्तों, इसके बाद अब हम आगे वाले आर्टिकल पे चलते हैं। तो ये एनआईए को लेकर तो आपका काम हो ही गया। इसके बाद ये देखो, यहाँ पर एक न्यूज़ भी आई है, 20 करोड़ टैक्स इवेजन बाय एक्टर आईटी डिपार्टमेंट। दोस्तों यहाँ पर मैं ना 2 मिनट का टाइम लेना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे सोनू सूद के रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ें बतानी है। जैसे ये मेरा अपना पर्सनल व्यू हो, आई डोंट नो आई एम, मैं सही हूँ या गलत हूँ, बट मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ, और आप मुझे बताना है क्या आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या नहीं। सबसे पहले इस न्यूज़ को कवर करने से पहले हम थोड़ा सोनू सूद के बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं कि ये हमारे एक्टर है, खासतौर पर इन्होंने मूवीज़ के अंदर काम किया, और वो भी एज अ विलन के रूप में काम किया। लेकिन रियल लाइफ में अगर इनकी भूमिका की अगर हम बात करें, तो रियल लाइफ में एक हीरो की तरह काम करते हैं। जब कोविड-19 की सिचुएशन चल रही थी, तो कोई भी सरकार, किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी को ये बोले कि अगर तुम कहीं फंसे हुए तो चलो हम तुम्हें घर तक भेज देते हैं, तुम्हारे लिए हम कोई ना कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, कोई बस फैसिलिटी, ट्रेन फैसिलिटी कुछ कर देते हैं, और तुम्हें अपने घर तक पहुंचा देते हैं। किसी भी सरकार में ये हिम्मत नहीं थी, सब दबे बाव चुपचाप बैठे हुए थे घर में। लेकिन तब एक हीरो निकल कर आता है जिसका नाम है सोनू सूद। और वो सोनू सूद क्या करते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया। ये पहला ऐसा इंसान है जिसने इस काम को किया, और पहला और कहूँगा आखिरी। इसके बाद किसी ने भी ये हिम्मत नहीं उठाई। अपनी इनकम का मैक्सिमम पोर्शन इन्होंने बसेस में इन्वेस्ट किया, लोगों को घर तक पहुंचाने में किया। अगर एक बंदा भी फेसबुक पे या ट्विटर पे ट्वीट कर देता था कि मैं यहाँ फंसा पड़ा हूँ या मेरे ऑपरेशन के लिए इतनी ज़रूरत है, तुरंत ये उसको रिप्लाई देकर बोलते थे कि बेटा आज कल की रोटी तो अपनी माँ के हाथ की खाएगा घर जाके। यानी इतने सेंटिमेंट्स इनके जुड़े हुए थे उन लोगों के साथ। और इवन अभी जो हमारा इंडिपेंडेंस डे हुआ था 15 अगस्त को, इस इंडिपेंडेंस डे पर जितने भी बिहार वगैरह है, इन सब में सोनू सूद की फ़ोटो लगाई गई थी। लोग इतने ज़्यादा इनसे खुश थे। ये पहला ऐसा इंसान है जिसने देश के लिए कुछ करने की सोची, और ऐसे टाइम पर जब वाकई में हमें ज़रूरत थी ऐसे इंसान की जो ये सारे काम कर पाए, जब कोई सरकार नहीं कर पाई, तब वो काम सोनू सूद ने करके दिखाया। और गलती सोनू सूद से जानते हो क्या होगी? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो कि मैं सही हूँ गलत हूँ, बट इतना तो देखो, इतना दिमाग मुझ में भी है कि चीज़ों को समझ पाऊँ कि हो क्या रहा है। सोनू सूद की गलती ये होगी कि अरविंद केजरीवाल ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया देशभक्ति बजट के अंदर। अभी दिल्ली के अंदर जो बजट निकला उसमें देशभक्ति बजट निकाला गया है, जिसके अंदर सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। और ये कहा गया जिस तरह से सोनू सूद ने अच्छे काम किए, उसी तरह से हर बच्चा बच्चा स्कूल के अंदर ये प्रण ले, ये कसम खाए कि भविष्य में अगर कभी भी कोई दिक्कत होगी तो वो भी सोनू सूद की तरह लोगों की अपने अपने लेवल पे हेल्प करेंगे। ये नहीं कि सोनू सूद जितना कर रहे हो उतना ही आप भी करो। अगर आपको लगता है आप उससे कम कर सकते हो तो जितना कर सकते हो उतनी हेल्प लोगों की करनी चाहिए। और ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बना दिया गया। अब यहाँ से पॉलिटिकल एजेंडा शुरू हो जाता है।
अब विपक्षी पार्टियों को, चाहे वो आपकी कांग्रेस सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, उन्हें लगा कि ये तो आम आदमी पार्टी ने नेले पे दहला मार दिया, अब इससे तो आम आदमी पार्टी की छवि और ज़्यादा अच्छी होगी सोनू सूद को लेकर। तो जो भी सोनू सूद के फॉलोअर्स थे वो आम आदमी पार्टी के भी फॉलोअर बन गए। तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि अब इनकी छवि को बिगाड़ने का सही समय आ गया। किसकी? आम आदमी पार्टी की नहीं, सोनू सूद की। तो सोनू सूद की छवि बिगाड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स की रेट बढ़वा दी। और देख रहे हो आप किस तरह से इनके लिए क्या निकल कर आया, 20 करोड़ का टैक्स इवेजन निकल कर आया है। दोस्तों देखो, आज की डेट में अगर आप, ये तो अभी तो सीबीडीटी ने बोला है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने बोला है, जब सोनू सूद का एडवोकेट वगैरह आएंगे तब वो इस पर सफाई देंगे। अभी तो एक तरफा वार चल रहा है, अभी दो तरफा नहीं हुआ वार। तो अभी पता चलेगा ये 20 करोड़ भी अनअकाउंटेड इनकम नहीं थी, तो अकाउंटेड इनकम थी। तो अब ये क्यों किया जा रहा है? ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके थ्रू क्या है कि सोनू सूद को डाउन किया जाए उसकी इमेज को, जिससे कि आम आदमी पार्टी की भी जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो ये देख रहे हो कि किस तरह से इनके काम को पॉलिटिकली इन्होंने फ्रेम किया, पॉलिटिकली इनको डिक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। बट हम सब एक पढ़े लिखे इंसान हैं, हम सभी लोगों ना एक तरफा होकर ये पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से तो बिल्कुल भी काम नहीं करना। हमें बस इतना सोचना है कि सोनू सूद उस टाइम पर सामने आए थे जब सब अपने घर में दबे बैठे थे कि नहीं कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, हमें क्या मतलब कि कोई फंसा हुआ नहीं फंसा हुआ। तो सोनू सूद, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप हमारे देश के रियल हीरो, और मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। कल को भगवान ने चाहा अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं आपसे भी ज़्यादा कुछ करके दिखाना चाहूँगा। और ये मैं ही नहीं बल्कि आप सब लोगों को भी ये कसम खाओ कि कल को लाइफ में कुछ भी बन जाओ, लेकिन एक अपने लेवल पे जितनी हेल्प कर पाओ वो बिल्कुल करना। तो यहाँ पर यही न्यूज़ ये दे रखी है, बट मैंने इस न्यूज़ को न्यूज़ की तरीके से नहीं पढ़ा है, मैंने अपना व्यू और अपना ओपिनियन बताया। दोस्तों आप मुझे बताना कि आप, मेरा ओपिनियन सही है गलत है, या आप सोनू सूद के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एज अ इकोनॉमिस्ट चीज़ों को देखोगे ना तो आपको सही आंसर मिलेगा। सोनू सूद ने जो काम किया वो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी काम था, लेकिन अब जब इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया है तो यहाँ पर सोनू सूद की इमेज को डाउन करने की यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। बट कोई दिक्कत नहीं, सोनू सूद, भारत आपके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा आप जैसे लोगों के साथ। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर है टू ऑफ आसाम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप किल्ड। अभी क्या है यहाँ पर ना, एक ग्रुप है जैसे तालिबानी मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने सुना है ना, कौन सा ग्रुप होता है, मैंने इस पर नोट्स भी बनाया, मैं थोड़ा वो ग्रुप का नाम भूल गया, नक्सलवादी। ये देखिए, नक्सलवादी ग्रुप की बात यहाँ पर हो रही है। दोस्तों आपने नक्सलवादी ग्रुप के बारे में तो कई बार सुना होगा। आज मैं आपको बताता हूँ ये नक्सलवादी होता क्या है। बेसिकली क्या होता है ना कि पहले इनकी फ़ोटो क्यों लगाई मैं आपको थोड़ी देर में भी बताऊंगा। ये भारत का मैप है, ठीक है। इस मैप के अंदर अगर आप देखोगे तो जितना रेड कलर का इलाका दे रखा है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इनमें कई ऐसे जंगल है जहाँ पर आज भी ऐसे लोग रहते हैं जिनको बेसिक सुविधाएं सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। आप सोच के देखो कि अगर आप एक देश में रह रहे हो तो क्या क्या आपका अधिकार है कि आप अपनी सरकार से मांग करो कि उनके लिए रोड बनवाए, आप उनसे मांग करो उनको पानी की सुविधा प्रोवाइड कराए, आप उनसे मांग करो उनके लिए गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब चीज़ों की सुविधा कराए। बट सरकार उन जंगलों तक वो सुविधा नहीं प्रोवाइड करवा पाती जहाँ पर ये आदिवासी इलाके के कबीले रहते हैं। अब इन कबीलों की भी डिमांड होती है कि नहीं सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, और वाकई में कुछ नहीं कर रही है। सच बोलूँ तो सरकार इनके लिए कुछ कर नहीं रही है, जिसके चलते इनका जो ग्रुप है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंड होने लगता है कि ये ग्रुप अपनी डिमांड के लिए फिर सड़कों पर उतरते हैं, फिर ये दंगे प्रसाद करने की कोशिश करते हैं। और जब चुनावी रैली होने के लिए होती है तो चुनाव में ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या करते हैं, कबीले वालों के पास जाते हैं वोट बैंक के लिए, तो कबीले वाले इन पर अटैक कर देते हैं। तो कहा जाता है ये नक्सलवादी हमला हुआ है। और नक्सलवादी हमले के पीछे अगर आप रीज़न जानोगे तो वो यही है कि सरकार इनकी बेसिक एमिनिटीज़ को पूरा नहीं कर रही है। वरना नक्सलवादी भी एक इंसान है, वो भी एक भारतीय है, लेकिन वो क्यों करे ऐसा, इंडिया में रहकर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ क्यों करे? बिकॉज उनकी किसी ने सुनी नहीं। देखो मेरा मानना तो यह था कि अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, अगर हमें नक्सलवादियों से ढंग से बात करनी है तो उनके अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम घर घर जाके, नक्सलवादी ज़्यादा लोग नहीं है, घर घर जाके कराओगे तो उनको ऐसा फील होगा सरकार उनके साथ है। और इस तरह से आप धीरे धीरे करके नक्सलवादी को खत्म कर सकते हैं। अभी नक्सलवादी का जो अटैक है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप ऐसे कह सकते हो ये वो टेररिस्ट है जो बाहर की कंट्री के नहीं, खुद के हमारे देश के टेररिस्ट हैं। आप ऐसे कह सकते हो नक्सलवादी को लेकर। तो ये सारी चीज़ क्यों पनपनी, बिकॉज सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। अभी नक्सलवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो अभी देख सकते हैं ये चाइना के दो डिकेट पहले जो हमारे चाइना के प्रेसिडेंट थे, इनका नाम है माओ जिदोंग। इन्होंने यहाँ से जो है नक्सलवादी को स्टार्ट किया था। इनका ये कहना था चाइना के इस प्रेसिडेंट का, माओ जिदोंग का, कि अगर सरकारें आपकी बात ना सुने तो याद रखना आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा अपनी बात मनवाने के लिए, चाहे फिर आपको हथियार ही क्यों ना लेना पड़े। इनसे इंस्पायर्ड होकर हमारे इंडियंस के जो कबीला ग्रुप था उन्होंने इस तरह से नक्सलवाद को क्या दिया, जन्म दिया। और आज की डेट में नक्सलवादी इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अगर हम कहें तो हमें टेररिस्ट से ज़्यादा इनसे डर लगता है कि देश में रहकर कहीं हम पर अटैक ना कर दें।
तो ये नक्सलवादी को लेकर आसाम के अंदर क्या हुआ, अभी दो ग्रुप में आपस में झगड़ा हुआ जिसमें कई लोग की इसमें डेथ हो गई, और इसमें पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाते सच बताऊं तो, क्योंकि नक्सलवादियों के पास आधुनिक क्या होता है, ये पुलिस वालों को मार देते हैं, फिर उनके वेपन्स खुद छीन लेते हैं और इनके पास वेपन्स आ जाते हैं, और ये बहुत बड़ा एक ग्रुप है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। ये सारी थोड़ी पॉलिटिकल लेवल न्यूज़ है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको कवर नहीं करूँगा। इसके बाद यहाँ पर डेंगू को लेकर बातें बोली जा रही हैं कि डेंगू का जो स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप 2, ये डेंगू का जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आप जानते हैं जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा बरसात वगैरह चल रही है, इवन मुझे भी कभी कभी लगता है कि ये मुझे तो नहीं होगा, बिकॉज मेरी भी तबीयत आजकल ख़राब रह रही है, क्योंकि बरसात के मौसम में मच्छर अच्छर तो हो ही जाते हैं, आप चाहे कहीं भी रह रहे हो बट थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं, पूरे टाइम तो आप अपनी सिक्योरिटी नहीं करवा पाओगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि डेंगू की जो समस्या है भारत के अंदर, ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, और इन्हीं महीनों में जो ये अगस्त सितंबर अक्टूबर के ये 3 महीने होता है, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत भारी महीने होते हैं, बिकॉज इनमें डेंगू के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा रैंप अप करते हुए नजर आते हैं। और डेंगू के केस के लिए देखो, सबसे मैं ये नहीं कहूँगा सरकार जिम्मेदार है, मैं कहूँगा हम खुद लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब बरसात का पानी भरता है तो पानी इतना ज़्यादा भर जाता है जिसको हम क्या ड्रेन नहीं करते। जैसे घरों में कूलर में पानी भर गया तो कोई बात नहीं, भरा रहने दो, हम कौन सा ऊपर जाएंगे, बट अल्टीमेटली उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो इस बात को लेकर मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, आप उनको नोट्स को ध्यान से देखना। उस नोट्स में क्या है, ये देखो, डेंगू प्रिवेंशन है, जीएस पेपर नंबर 3 जिसमें साइंटिफिक इनोवेशन का टॉपिक है उससे रिलेट खाएगा, और जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ इशू वाला जो टॉपिक है उससे रिलेट खाएगा। डेंगू क्या है, ये एक मॉस्किटो है जो कि ये डिजीज़ को फैलाने का काम करता है, एक तरह का वायरस ये फैलाता है, ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो अब ये जो वायरस है, ये जो मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है बाइट कर करके, ये बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब चीज़ होती है। इससे आपको येलो फीवर हो सकता है, आपको हर दिन बुखार आ सकता है, फिर बुखार कम हो जाए, फिर ज़्यादा हो जाए, इस टाइप के ये सारे सिम्टम्स हैं। सर दर्द, हेडेक होने लगे, या बोन में मसल में पेन होने लगेगी। अब इसके ट्रीटमेंट को लेकर क्या है कि आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, इसकी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, डॉक्टर भी थोड़ा बहुत आपकी ट्रीटमेंट करेगा। तो WHO द्वारा ये बोला है कि जो ये महामारी है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच गई है, और इन्होंने कहा WHO ने कि डेंगू को लेकर एक स्पेसिफिक गाइडलाइन बनानी चाहिए, एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए, जिससे कि डेंगू के जो केसेस हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। अब यहाँ से पता है आपको, ये नहीं समझना कि डेंगू का उपचार क्या है, ये सब ये नहीं समझना हमें ये समझना है कि आपने एक चीज़ नोटिस की कि जब भी कोई ज़्यादा बड़ी महामारी होती है उसमें WHO बीच में उतर आता है। क्यों उतर आता है जानते हो? क्योंकि मैंने आपको यूनाइटेड नेशंस वाली क्लास में पढ़ाया था कि यूनाइटेड नेशन 193 कंट्रीज का क्या है, एक पूरा ग्रुप है। ये क्या करता है, ये हेल्थ को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, इन सब लोगों को चीज़ों को लेकर कंसर्न है, और इन्हीं की एक ऑर्गेनाइजेशन डिवीज़न है जो बेसिकली ये काम करती है, जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह ट्रेड को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह से वर्ल्ड बैंक है जो कि फाइनेंशियली हेल्प करने का काम करती है, इसी तरह से IMF है। तो उनकी कई सारी यूनिट है, जिसमें से एक यूनिट क्या है, WHO। तो WHO का बेसिकली काम क्या है, ये जितने भी वर्ल्ड में 193 मेंबर कंट्रीज है उनमें कोई महामारी फैली होती है तो उसके बारे में ये पहले से बताता है। आपने कोविड के टाइम पर WHO के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि WHO ने पहले इस बारे में नहीं बताया, ये चाइना से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, चाइना, ये WHO खुद नहीं बोला ये चाइनीज़ वायरस है, और इसी वजह से अमेरिका ने WHO की फंडिंग बंद कर दी थी कि इससे पैसा ही नहीं मिला, तो चाइना वालों ने उसकी फंडिंग को डबल कर दिया। इससे समझ आ रहा है कि WHO को पता है कि वायरस कहाँ से है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए, ये था आपका थोड़ा सा एक छोटा सा आर्टिकल था, मुझे लगा आपको बताना ज़रूरी होगा। इसके बाद यहाँ पर एक बात आ रही है, ग्लोबल पोस्ट मस्ट बी प्रोटेक्ट राइट ऑफ अफगान गर्ल्स। अच्छा, ये अफगान गर्ल्स वाली बात है ना, इसका आगे आर्टिकल दे रखा है, मैं उसमें पढ़ा दूंगा ये चीज़। और ये देखो यहाँ पर दे रखा है, देखो आपको याद होगा हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको डेली जब जब अफगानिस्तान का इशू आया था मैंने आपको हमेशा बताया था कि तालिबानी जब लोगों ने कैप्चर किया अफगानिस्तान को, तो इनका ये कहना था कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देंगे, यानी जिस तरह से एक इंसान मतलब मैन है वही राइट हम वुमेन को देंगे, और वुमेन अगर चाहे तो जॉब कर सकती है, इवन स्कूल में पढ़ा भी सकती है, और जो बच्चियाँ हैं वो स्कूल जा सकती हैं। बट जब इनका राज होना शुरू हुआ, इनका जो 33 लोगों का मंत्रिमंडल जब बना, तो पता चला उस मंत्रिमंडल में कोई भी फीमेल लेडी नहीं थी, सब पहली बात तो। और दूसरी बात, अब इन्होंने, मैंने आपको पहले ही बोला था, इनकी बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, ये जो बोलते हैं वो तो कभी भी नहीं करते। तो इन्होंने कहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देंगे, स्कूल में लेडीज़ टीचर भी पढ़ा सकती है, बट जब बात आई करने की तो पता चला इन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई लड़की स्कूल नहीं जाएगी, कोई लड़की स्कूल नहीं जाएगी, पढ़ाना तो दूर की बात है, ये जॉब करना तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने पूरी तरह से गर्ल्स को एक्सक्लूड कर दिया सेकेंडरी स्कूल के अंदर। जब से अफगानिस्तान में स्कूल्स को रीओपन किया गया तब से गर्ल्स को इन्होंने पढ़ाने से साफ साफ मना कर दिया। अब यहाँ पर एक बात सोचो कि मेल टीचर्स पढ़ेंगे, मेल स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, उस देश का क्या हुआ जिस देश में एक तरफा चीज़ों को चलाया जा रहा है, एक सेक्टर को पूरी तरह से नेगलेक्ट। क्या गर्ल्स इंसान नहीं है? क्या गर्ल्स को अधिकार नहीं अपनी बात बोलने का? क्या गर्ल्स को
अधिकार नहीं है पढ़ाई करने का? क्या गर्ल्स को अधिकार नहीं है पैसे कमाने का? क्या गर्ल्स को अधिकार नहीं है बराबरी से कंधा मिलाने का? क्या गर्ल्स को अधिकार नहीं है कि अपना भी कंट्रीब्यूशन वो देश के लिए कर सके? बिल्कुल है। लेकिन अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कैप्चर हुआ तब से ये अधिकार उनसे छीन लिया, ये मौलिक अधिकार जो है वो उनसे छीन लिया है। अब इस बात को लेकर बहुत बड़े कंसर्न्स हो रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से तालिबानी के साथ बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाएंगी कि उनके यहाँ पे रहने वाले जो लड़कियाँ हैं, जो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है उसको बढ़ाया जाए। देखते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर एक बात चलिए, फ्रांस रिकॉल इनवॉय टू ऑस्ट्रेलिया यूएस। भाई फ्रांस ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में जो इनके एम्बेसीज में काम करने वाले लोग थे ना फ्रांस के, इन्होंने सबको अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया अपने यहाँ पर, कहा कि वहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कि सर ये तो माजरा कुछ अलग ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल अलग चल रहा है। अब फ्रांस चिढ़ा पड़ा है किस चीज़ से? ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की डील हुई थी किस चीज़ को लेकर? वो सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन होता है ना। अच्छा, न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब जानते क्या होता है? ये वो सबमरीन है जो पानी के अंदर लंबे समय तक रह सकती है। एक होती है ऑर्डिनरी सबमरीन जिसको हर थोड़ी देर के बाद बाहर निकलना पड़ता है, फिर वो अंदर पानी में आती है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन को अंदर ही रहना पड़ता है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई नीड नहीं है उसे बाहर निकलने की। हाँ ज़रूरत हो तो निकल सकती है, अदरवाइज वो अंदर सर्वाइव कर सकती है लंबे समय तक। अब ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है ना बहुत पिछड़ी हुई एक कंट्री है, बहुत नहीं बट हाँ ज़्यादातर इसके पास वेपन्स वगैरह नहीं, क्योंकि इसकी आबादी ज़्यादा नहीं है और इसका थोड़ा सा जो कह सकते हो कि मेल मिलाप है बाहर की कंट्री के साथ वो थोड़ा सा कम है। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, फ्रांस के साथ एक डील की थी कि वो न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो उनसे खरीदेगा। तो फ्रांस ने कहा कि हम आपको देंगे लेकिन 2032 के अंदर हम आपको डिलीवरी देना शुरू कर देंगे, जो इतना लंबा समय था। अब क्या है कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो यूएसए के साथ और आपका यूके के साथ मिलकर इसने एग्रीमेंट किया। आपको याद है ना वो 3 देश जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके। तो अब यूएसए और यूके ने बोला कि वो सबमरीन हम तुम्हें दे देंगे और कहो तो इसी साल दे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप दे दो। तो फ्रांस वाली डील उन्होंने कैंसिल कर दी। तो फ्रांस इस बात से इतना ज़्यादा चिढ़ गया कि एक तरह से मेरा ग्राहक जो है वो तुमने छीन लिया। तो इस वजह से अब ऑस्ट्रेलिया से और यूएसए से फ्रांस ने अपने जो डिप्लोमेट्स थे जो एम्बेसीज में काम कर रहे थे उनको वापस बुला लिया। मुझे लगता है ये बहुत गलत डिसीजन है। इस तरह से थोड़ी मतलब कि ये पार्ट खेल थोड़ी है कि आप अपने डिप्लोमेट्स को बुला लोगे या कुछ कर लोगे। मतलब इतनी बड़ी कंट्री आप चला रहे हो, फ्रांस जैसी कंट्री अगर ये चीज़ें करी तो ये थोड़ी एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब समझ में नहीं आ रहा ये क्या करना क्या चाह रहे हैं। बट आप समझ गए हो कि जो नई डील हुई है ना तीनों कंट्री में, इससे फ्रांस बिल्कुल भी नाखुश है, मतलब खुश बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे लगा नहीं इसको कवर करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आज क्योंकि संडे है तो थोड़ा बिजनेस सेक्शन, यहाँ पर बिजनेस सेक्शन नहीं आया बल्कि क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है, जिसके अंदर एक बात बोली है कि आईआईसी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उन्होंने क्या किया है, बेंगलुरु ने एक ऐसी प्लास्टिक बनाई है जिस प्लास्टिक को आप रीयूज़ कर सकते हो। जैसे आज के दिन में जैसे पॉलीबैग्स होता है, पॉलीबैग्स में क्या होता है ना कि आप मान लो 79% पॉलीबैग एनवायरनमेंट में रहती हैं, सिर्फ 9% ही पॉलीबैग हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इस पॉल्यूशन को टैकल करते हुए अब क्या किया गया, एक ऐसा पॉलीमर बनाया गया है जिस पॉलीमर से क्या होगा, एक प्लास्टिक बनाई जाएगी जो आसानी से इको फ्रेंडली नेचर की होगी और इससे सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और मैं कहूँगा ये बहुत ही अच्छी रिसर्च की गई है। देखते हैं आने वाले टाइम में इसको जनरल पब्लिक में कभी उसके अंदर लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर एक आ रही है, व्हाट इज़ नीड फॉर अ बैड बैंक। अच्छा, संडे के दिन क्या होता है ना कि जितने भी एडिटोरियल आए होते हैं उन पर रीडिस्कशन होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ बैड बैंक का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब ये बैड बैंक क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक होती है, जब किसी को लोन देती है तो कॉमर्शियल बैंक के लिए जो दिया हुआ लोन है वो कॉमर्शियल बैंक के लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। और वो लोन ड्यू डेट पे ना मिले तो वो क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है। और अगर वो 90 दिन तक नहीं मिलता तो वो क्या हो जाता है, एनपीए। और 90 से लेकर 1 साल तक नहीं मिलता तो उसको क्या बोल देते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। और 1 साल के बाद तक नहीं मिलता तो उसे क्या बोल देते हैं, डाउटफुल एसेट्स। और फिर ऑडिट में अगर डिक्लेयर कर दे कि पैसा मिलेगा ही नहीं तो बन जाता है लॉस एसेट्स। तो एनपीए की जो समस्या है वो भारत की जो कॉमर्शियल बैंक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसको टैकल करने के लिए एक ऐसी एजेंसी बनाएगी जिसका नाम है एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या बनाएगी, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, या एक और आप इसको नाम दे सकते हो NARCL, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अब बेसिकली क्या होगी, ये जो कंपनी है ना ये बैंकों से जो भी उनके बैड लोन्स हैं उनको बाय करेगी। लेट्स सपोज कि बैंकों का जो एनपीए है वो है 1000 करोड़, तो क्या करेगी ये कंपनी उन्हें 200 करोड़ दे देगी। 800 करोड़ का लॉस होगा बैंक को, बट बैंक को पता है उनका लॉस तो 1000 करोड़ का हो रहा था, 200 करोड़ भी मिल रहे तो चलो ले लो यार, कुछ तो मिल रहा है कम से कम। अब ये जो
कंपनी है, इन्होंने 1,000 करोड़ का बैड लोन ले लिया या एनपीए ले लिया कंपनी से, बैंकों से, और 200 करोड़ दे दिए। अब क्या होगा, ये उसके खिलाफ केस फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। कौन? ये जो मैंने एएमसी वगैरह कंपनी बताई ना, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी और एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, या फिर एनएआरसीएल, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो ये क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे और जितना हो सके वो अमाउंट क्या करने की कोशिश करें, रिकवर करने की कोशिश करें। 200 करोड़ का जितना भी अमाउंट रिकवर होगा वो इन कंपनी को क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से सरकारों ने क्या किया है, एनपीए को दूर करने के लिए इस टाइप की योजना चलाई, जिससे एनपीए को कहीं ना कहीं एक लेवल तक रिमूव किया जा सकता है। तो यही अब ये जो एनपीए, ये जो कंपनियां हैं जो एनपीए को बाई करेंगे, इन्हीं को नाम दिया गया बैड बैंक। इन्हीं को क्या नाम दिया गया है, बैड बैंक का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं कॉमर्शियल बैंक जो है वो बूस्टअप में आएगा। इसके बाद ऑटो बूस्ट की बात करें, यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्लान, पीएलआई स्कीम। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। पीएलआई स्कीम बेसिकली क्या है ना, कि आज के डेट में कोविड से पहले अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो इनकी सेल्स बहुत दबा के होती थी, बहुत दबा के होती थी। मतलब आप ये अंदाज़ा लगाओ कि इतना सोच नहीं सकते, इतना सेल होती थी। लेकिन जब से कोविड-19 सिचुएशन लोगों के पास जॉब्स की थोड़ी कमी हो गई, तब से इनकी जो सेल है वो कम हो गई है। तो अब ये कहा जा रहा है कि सेल कम होने का रीज़न एक तो कोविड-19 और दूसरा ये कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इनसे अफेक्ट हो जाता है। तो एनवायरनमेंट अफेक्ट ना हो इसलिए अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये बोला है कि अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी तो हम उसको कई सारे इंसेंटिव्स देंगे, जिसके लालच में आके आप पेट्रोल वर्जन को ख़त्म करके आप इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट में शिफ्ट हो जाओगे। तो अब जब ये चीज़ें होंगी तो हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वाले होंगे ना, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे, उनको प्रमोट करने के लिए उनको कुछ पैसा देंगे। और ये पैसा किस स्कीम के थ्रू आएगा, पीएलआई स्कीम के थ्रू, जिसको होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत गवर्नमेंट ने 26,058 करोड़ यानी 26,058 करोड़ रुपए जो है वो किसके लिए रिजर्व कर दिए, पीएलआई स्कीम के थ्रू रिजर्व कर दिए हैं। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बस आज ये दोबारा से डिस्कस हुई। ठीक है, और बाकी ये थोड़ा सा सेम न्यूज़ है जो हम काफ़ी क्लासों से रिपीट करते हुए आ रहे हैं। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इतना ही है। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।